फिंग्रो इनसाइट्स के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि आसमान में नीले और सफेद रंग का एक ही विमान इतनी बार क्यों दिखाई देता है, या कैसे एक एयरलाइन देखते देखते भारत के 60% से ज्यादा हवाई सफर पर राज करने लगी। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और इंडिगो एयरलाइन की कहानी की गहराई में उतरेंगे। हम जानेंगे कि कैसे 2006 में शुरू हुई इस कंपनी ने अनुशासन और एक अनोखे बिजनेस मॉडल के दम पर अपने सभी प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़ दिया। और हम उस बड़े संकट पर भी बात करेंगे जिसने दिसंबर 2025 में इंडिगो को लगभग थाम सा दिया था, जब एक ही दिन में 1000 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो गईं और हजारों यात्री एयरपोर्ट पर फंस गए थे। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक एयरलाइन की नहीं है, ये भारत के पूरे एविएशन बाजार की कहानी है। चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। तो इंडिगो की इस असाधारण सफलता के पीछे क्या था? इसकी शुरुआत सुनने में आता है कि दो बिल्कुल अलग सोच वाले संस्थापकों से हुई, राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल। बिल्कुल, और यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है मेरे ख्याल से। एक तरफ थे राहुल भाटिया, जिनके पास भारत के जटिल बाजार की, यहाँ की सरकारी नीतियों की और यहाँ काम करने के तौर तरीकों की गहरी समझ थी। मतलब जमीनी हकीकत को जानते थे एकदम। और दूसरी तरफ थे राकेश गंगवाल, एक ग्लोबल एविएशन दिग्गज जो यूनाइटेड एयरलाइंस जैसी बड़ी अमेरिकी कंपनियों में काम कर चुके थे। वो एयरलाइन चलाने का पूरा गणित, उसकी इंजीनियरिंग जानते थे। तो एक देसी समझ और दूसरा ग्लोबल एक्सपर्टाइज का कह सकते हैं एक मिश्रण। एकदम सही। और उनकी सोच उस समय की दूसरी एयरलाइन से बिल्कुल अलग थी, जैसे जेट एयरवेज या किंगफिशर को ही ले लीजिए। हाँ, वो तो लग्जरी और बेहतर खाने पीने पर ध्यान दे रहे थे। बिल्कुल, बिजनेस क्लास, लाउंज एक्सपीरियंस, इन सब पर। वहीं गंगवाल और भाटिया का जुनून सिर्फ एक चीज थी, CSK। हाँ, CSK, यानी कॉस्ट पर अवेलेबल सीट किलोमीटर। प्रति सीट प्रति किलोमीटर की लागत को बस कम से कम करना था। उनका फंडा साफ था। और शायद इसी एक सोच ने उनके सबसे बड़े और सबसे साहसिक फैसले को जन्म दिया। वो पेरिस एयर शो वाला? हाँ बिल्कुल। 2005 के पेरिस एयर शो में जब उन्होंने एक भी फ्लाइट नहीं उड़ाई थी, उन्होंने 100 एयरबस A320 विमानों का एक चौंकाने वाला ऑर्डर दे दिया। उस वक्त ये एक बहुत बड़ा दाव था, सब हैरान थे। लेकिन ये तो एक बहुत बड़ा जुआ भी हो सकता था, अगर बाजार उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ता तो। जुआ तो था, लेकिन एक सोचा समझा जुआ, और ये एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। देखिए, इस एक फैसले ने उनकी सफलता की नींव रख दी। एक ही तरह के विमान होने से, मतलब सिर्फ A320, उन्हें ऐसे फायदे हुए जो किसी और के पास नहीं थे। जैसे कि सबसे पहला, ट्रेनिंग में जबरदस्त आसानी। पायलट और केबिन क्रू को सिर्फ एक ही तरह के विमान की ट्रेनिंग देनी पड़ती थी। मतलब कोई भी पायलट, कोई भी विमान, किसी भी रूट पर। कोई कॉम्प्लिकेशन ही नहीं। बिल्कुल। दूसरा, रख रखाव में भारी बचत। सोचिए, आपके पास 100 गाड़ियां हैं, लेकिन सब एक ही मॉडल की। आपको एक ही तरह के टायर, एक ही तरह के स्पेयर पार्ट्स चाहिए। मेंटेनेंस का खर्च अपने आप कम हो गया। और तीसरा फायदा, नेटवर्क में बेजोड़ लचीलापन। किसी भी विमान को दिल्ली मुंबई भेजो या गुवाहाटी चेन्नई, इससे फ्लीट का इस्तेमाल अधिकतम होता था। विमान जमीन पर खड़ा नहीं रहता था। इसकी तुलना अगर हम किंगफिशर से करें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। किंगफिशर ने पहले एयर डेकन को खरीदा। हाँ, और वो एक लग्जरी और एक लो कॉस्ट एयरलाइन को मिलाने की कोशिश में बुरी तरह उलझ कर रह गए। उनका फ्लीट मिक्स हो गया, कुछ एयरबस, कुछ ATR। खर्चे बढ़ गए और ब्रांड की पहचान भी वो धुंधली हो गई। जबकि इंडिगो अपनी रणनीति पर चट्टान की तरह जमी रही। एकदम। अच्छा, कम लागत तो ठीक है, लेकिन इंडिगो ने तेजी से विस्तार के लिए पैसा कहाँ से जुटाया? 100 विमान खरीदना कोई मजाक तो है नहीं। हाँ, यही उनका दूसरा सीक्रेट हथियार सामने आता है, सेल एंड लीज बैक मॉडल, SLB। SLB, ये क्या है? ये मॉडल बहुत दिलचस्प है और इंडिगो की फाइनेंशियल इंजीनियरिंग का एक शानदार उदाहरण भी। होता यह है कि इंडिगो बड़ी संख्या में, जैसे 100, 200 या 500 विमान एक साथ ऑर्डर करती है। अच्छा। इस बड़े ऑर्डर की वजह से उसे बनाने वाली कंपनी, जैसे एयरबस, से भारी छूट मिलती है। कुछ अनुमान तो कहते हैं कि ये छूट 50% या उससे भी ज्यादा हो सकती है। 1 मिनट, 50%? मतलब इंडिगो ने विमान खरीदने को, जो कि एक बहुत बड़ा खर्च है, उससे भी कैश कमाने का जरिया बना लिया। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही इस मॉडल का जादू है। विमान की डिलीवरी होते ही वो उसे किसी लीजिंग कंपनी को बाजार की पूरी कीमत पर बेच देती है और तुरंत उसी विमान को 6 साल के लिए वापस किराए पर ले लेती है। इससे तो 2 फायदे हुए होंगे। 2 बड़े फायदे। पहला, तुरंत मुनाफा। खरीदने की छूट वाली कीमत और बेचने की बाजार कीमत के अंतर से कंपनी को तुरंत करोड़ों का कैश मिल जाता है, जिससे वो अपना विस्तार करते हैं। बिल्कुल। और दूसरा, एक एसेट लाइट मॉडल बनता है।
बिल्कुल। कंपनी की बैलेंस शीट पर विमानों का वो भारी भरकम कर्ज नहीं रहता। और इसी से जुड़ा है मेंटेनेंस हॉलिडे का कॉन्सेप्ट। जी। ये तो और भी जबरदस्त है। मतलब जब तक विमान पर बड़ी मेंटेनेंस का खर्चा आए, इंडिगो उसे वापस कर चुकी होती है। एकदम सही। इंडिगो विमान को सिर्फ 6 साल तक इस्तेमाल करती है, हाँ, और जब उस पर भारी इंजीनियरिंग जांच और मेंटेनेंस का खर्च आने वाला होता है, बिल्कुल। तो उसे लीजिंग कंपनी को वापस कर देती है हम्म। और उसकी जगह एक बिल्कुल नया चमक चमाता हुआ विमान ले लेती है। और इसी वजह से इंडिगो का बेड़ा दुनिया में सबसे युवा में से एक है। हाँ, और नए बेड़े का मतलब है कम ईंधन की खपत और ज्यादा विश्वसनीयता। और ज्यादा विश्वसनीयता का सीधा असर उनके सबसे बड़े वादे को पूरा करने में। समय की पाबंदी। बिल्कुल। ये सिर्फ एक मैट्रिक नहीं था, ये उनका ब्रांड वादा था। उनका नारा ही था कि हम गरम खाना नहीं, समय पर पहुंचना देते हैं। हाँ, मैंने सुना है उन्होंने 30 मिनट से भी कम के टर्न अराउंड टाइम का रिकॉर्ड बनाया था। हाँ, एक फ्लाइट के लैंड होने और वापस उड़ान भरने के बीच का समय। इसके लिए उन्होंने बिना सीढ़ी वाली रैम्प का इस्तेमाल किया और एयरपोर्ट पर लंबी कतारों से बचने के लिए क्यू बस्टर्स जैसे इनोवेशंस किए। इंडिगो की कहानी सिर्फ उसकी अपनी सफलता की नहीं है, ये उसके प्रतियोगियों की विफलता की भी कहानी है। भारतीय एविएशन को अक्सर एयरलाइंस का कब्रिस्तान कहा जाता रहा है। सही कहा। और इंडिगो इस कब्रिस्तान में कह सकते हैं कि आखिरी बची हुई कंपनी की तरह लगती है। ये एक के बाद एक ढहती हुई कंपनियों की कहानी है। पहले 2012 में किंगफिशर एयरलाइंस बंद हुई। जो कभी भारत की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइन थी। हाँ, फिर 2019 में भारत की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित प्राइवेट एयरलाइन जेट एयरवेज का पतन हुआ, और हाल ही में 2023 में गो फर्स्ट दिवालिया हो गई। और हर बार जब कोई प्रतियोगी बाजार से बाहर होता, इंडिगो बहुत तेजी से उनकी खाली की हुई जगह पर कब्जा कर लेती थी, बिल्कुल एक शिकारी की तरह। जेट एयरवेज के बंद होने के बाद तो कुछ ही महीनों में उनका मार्केट शेयर 40% से बढ़कर लगभग 50% हो गया, और गोफर्स के बाद तो ये 60% की भी पार चला गया। वो खाली हुए स्लॉट्स और रूट्स को तुरंत अपने नेटवर्क में शामिल कर लेते थे। लेकिन जब बाहर सब कुछ ठीक चल रहा था, तब कंपनी के अंदर एक बड़ा तूफान आने वाला था। दोनों संस्थापकों राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल के बीच एक कड़वा और सार्वजनिक विवाद शुरू हो गया। हाँ, और ये सिर्फ दो लोगों का झगड़ा नहीं था, ये बिल्कुल दो अलग-अलग बिजनेस फिलॉसफी का टकराव था। ये विवाद 2019 में सामने आया, जब राकेश गंगवाल ने सार्वजनिक रूप से आरोप लगाए कि कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बड़ी खामियां हैं। और उन्होंने वो शब्द इस्तेमाल किया था, पान की दुकान। हाँ, कि इसे पान की दुकान की तरह चलाया जा रहा है। ये बहुत बड़ा आरोप था। उनका कहना था कि राहुल भाटिया की कंपनी इंटरग्लोब एंटरप्राइजेस का एयरलाइन पर जरूरत से ज्यादा नियंत्रण है। मतलब एक तरफ प्रोसेस और सिस्टम पर जोर था और दूसरी तरफ पर्सनल रिलेशनशिप्स पर। आप कह सकती हैं, गंगवाल एक अमेरिकी कॉर्पोरेट कल्चर से आए थे, जहां हर चीज नियमों और प्रक्रियाओं से चलती है। वहीं भाटिया का अंदाज शायद भारतीय कारोबारी माहौल के हिसाब से ज्यादा रिलेशनशिप पर आधारित था। ये विवाद कोर्ट तक पहुंचा। और अंत में नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि राकेश गंगवाल ने 2022 में बोर्ड से इस्तीफा दे दिया और धीरे धीरे अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचनी शुरू कर दी। कई विश्लेषकों का मानना है कि गंगवाल के जाने से इंडिगो ने अपनी इंजीनियरिंग आत्मा खो दी। इंजीनियरिंग आत्मा? हाँ, गंगवाल ही थे जो ऑपरेशनल बारीकियों, सिस्टम और प्रोसेस पर जोर देते थे। शायद उनके जाने का असर बाद में देखने को मिला। और वो असर दिसंबर 2025 में बहुत भयावह तरीके से दिखा, जब इंडिगो का पूरा ऑपरेशनल सिस्टम एक ही झटके में ढह गया। आखिर उस दिन हुआ क्या था? इसकी जड़ में थे डीजीसीए द्वारा लागू किए गए नए एफटीटीएल नियम। एफटीटीएल मतलब फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस। अच्छा, ये पायलटों की सुरक्षा से जुड़े नियम हैं। बिल्कुल। ये नियम पायलटों की थकान और सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाए गए थे। इसमें पायलटों के लिए साप्ताहिक आराम को 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे कर दिया गया, और रात की उड़ानों पर भी कुछ सीमाएं लगा दी गईं। लेकिन इंडिगो को तो इन नियमों के बारे में 1 साल से ज्यादा समय से पता था। तो फिर उन्होंने तैयारी क्यों नहीं की? उन्होंने अपने लीन स्टाफिंग मॉडल को क्यों नहीं बदला? यही तो $1 मिलियन का सवाल है, और यही लीन स्टाफिंग की सबसे बड़ी दिक्कत है। कागज पर यह बहुत कुशल लगता है, मतलब आपके पास कोई फालतू पायलट नहीं है, हर कोई अधिकतम काम कर रहा है। लेकिन इसका मतलब यह भी है कि आपके पास संकट से निपटने के लिए कोई बफर या कुशन नहीं है। तो ये अति दक्षता ही उनकी कमजोरी बन गई। बिल्कुल। जैसे ही एक भी चीज गलत होती है, जैसे नए नियम आ गए, पूरा सिस्टम ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। जब दिसंबर 2025 में ये नियम सख्ती से लागू हुए, तो इंडिगो का पूरा रोस्टिंग सिस्टम गणितीय रूप से असंभव हो गया। असंभव? हाँ, उनके सॉफ्टवेयर के पास इतने पायलट ही नहीं थे जो नए नियमों के तहत इतनी सारी उड़ानें भर सकें।
नतीजा 4 दिसंबर को 550 से ज्यादा और 5 दिसंबर को 1000 से भी ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गई। 1000, ये तो उनके रोज के शेड्यूल का लगभग आधा था। एयरपोर्ट पर तो पूरी तरह अराजकता फैल गई होगी। हालात बहुत खराब थे, हजारों यात्री 24-24 घंटे फंसे रहे। सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। एक एक्ट्रेस ने बताया कि उसे एक डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए 54,000 रुपए देने पड़े। 54,000? हाँ, और एक सिंगर ने अपनी टीम के लिए 4.2 लाख रुपए के टिकट खरीदे क्योंकि उनकी फ्लाइट रद्द हो गई थी। ये कोई अप्रत्याशित घटना नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी प्लानिंग विफलता थी। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये संकट सिर्फ पायलटों की कमी का नहीं, बल्कि कंपनी के डीएनए में आए बदलाव का नतीजा था? शायद राकेश गंगवाल के जाने का असर? ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। शायद गंगवाल होते तो इस तरह की ऑपरेशनल चूक को पहले ही भांप लेते। और इस संकट ने एक और बहुत बड़ी बात साबित कर दी कि इंडिगो अब टू बिग टू फेल बन चुकी है। टू बिग टू फेल, इसका क्या मतलब है? मतलब ये कि इंडिगो का ऑपरेशन भारत की अर्थव्यवस्था के लिए इतना जरूरी हो गया है कि सरकार उसे फेल नहीं होने दे सकती। जब 60% से ज्यादा बाजार वाली एयरलाइन ठप हो जाए तो पूरा देश रुक जाता है। अंत में डीजीसीए को अपने ही बनाए सुरक्षा नियमों में अस्थायी रूप से ढील देकर इंडिगो को ऑपरेशन सामान्य करने में मदद करनी पड़ी। तो रेगुलेटर को ही पीछे हटना पड़ा। हाँ, जो ये दिखाता है कि बाजार में एक कंपनी कितनी शक्तिशाली हो चुकी है। इस बड़े संकट के बाद इंडिगो अब किस दिशा में जा रही है? क्या उन्होंने अपनी गलतियों से कुछ सीखा है? देखिए, अब बाजार की सच्चाई ये है कि इसमें सिर्फ 2 बड़े खिलाड़ी बचे हैं। एक तरफ इंडिगो और दूसरी तरफ टाटा ग्रुप की एयर इंडिया, जिसमें विस्तारा भी शामिल हो गई है। और ये दोनों मिलके लगभग 90% बाजार को नियंत्रित करते हैं। मतलब अब असली मुकाबला शुरू हुआ है। हाँ, और इस नई हकीकत को देखते हुए इंडिगो अब अपनी रणनीति बदल रही है। उन्हें पता है कि घरेलू बाजार में विकास की एक सीमा है, 60% से 80% जाना बहुत मुश्किल है। तो अब वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार की तरफ देख रहे हैं। बिल्कुल। अब वो एक ग्लोबल नेटवर्क कैरियर बनने की राह पर हैं। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा कदम है और इसका सबसे बड़ा सबूत है 30 एयरबस A350 वाइड बॉडी विमानों का ऑर्डर। ये तो वो बड़ी विमान है जो लंबी दूरी की उड़ानें भरते हैं। इसका मतलब अब इंडिगो यूरोप और अमेरिका जैसे लंबे रूट्स पर सीधी उड़ानें शुरू करेगी। हाँ, और वो अमारेट्स या कतर एयरवेज जैसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को सीधी टक्कर देगी। ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक बदलाव है। इसके साथ ही उन्होंने इंडिगो स्ट्रेच नाम से एक तरह की बिजनेस क्लास भी शुरू की है। अच्छा, ये तो उनके सिर्फ इकोनॉमी क्लास मॉडल से एक बहुत बड़ा बदलाव है। बहुत बड़ा और अहम बदलाव। वो अब सिर्फ कम कीमत पर ही नहीं, बल्कि बेहतर अनुभव देकर भी यात्रियों को आकर्षित करना चाहते हैं। लेकिन उनके सामने चुनौतियां भी कम नहीं है, जैसे वो प्रैट एंड विटनी इंजनों में आई खराबी। हाँ, जिसके कारण उनके 70 से ज्यादा विमान महीनों तक जमीन पर खड़े रहे। ये उनके लिए एक बड़ा ऑपरेशनल और वित्तीय सिरदर्द बना हुआ है। तो इंडिगो की कहानी अनुशासन, एक स्मार्ट बिजनेस मॉडल और आक्रामक विस्तार की एक अविश्वसनीय दास्तान है। इसने दिखाया कि कैसे एक कंपनी भारतीय बाजार में न केवल जीवित रह सकती है, बल्कि उस पर पूरी तरह से हावी भी हो सकती है। लेकिन दिसंबर 2025 के संकट ने एक बहुत बड़ी चेतावनी भी दी है। जो लीन या कम लागत वाली नीतियां उसकी सबसे बड़ी ताकत थीं, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी साबित हुई। मतलब सिर्फ कार्यकुशलता ही काफी नहीं है। नहीं, सिस्टम में लचीलापन और किसी भी संकट से निपटने की मजबूती भी होनी चाहिए। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इंडिगो एक घरेलू लो कॉस्ट किंग से एक सफल ग्लोबल एयरलाइन बन पाएगी? क्या वो अपनी कम लागत वाली डीएनए को बदले बिना एक प्रीमियम अनुभव दे पाएगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और हम आज के श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। क्या किसी एक एयरलाइन का बाजार में इतना बड़ा और शक्तिशाली हो जाना यात्रियों और देश के लिए लंबी अवधि में फायदेमंद है, या ये एक छिपा हुआ खतरा है जो प्रतिस्पर्धा को खत्म कर सकता है? इस तरह के और कंटेंट के लिए कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई इनसाइट के साथ।